दोस्तों, अपनी पिछली दोनों रिपोर्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ईरान के अंदर एक भूकंप आया था और भूकंप एक ऐसी जगह पर आया रेगिस्तान में जहां पर शायद ही पहले कभी ईरान के अंदर भूकंप आया हो। इस भूकंप की पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। आखिर क्यों? भूकंप तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस भूकंप की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये भूकंप नेचुरल नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है। जमीन के अंदर ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का टेस्ट कर लिया है। इसी की वजह से इतना खतरनाक भूकंप आया था। ये खबर तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि इस खबर के बाहर आने के बाद परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं ईरान ने। इस तरह की खबरें सामने आने के बाद इजराइल ने अपने हमलों की प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान ने जो हमले किए थे इजराइल के ऊपर, एक हफ्ता गुजरने वाला है लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो इजराइल ने तुरंत हमले करने की प्लानिंग तैयार कर ली थी और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करता। लेकिन अब इजराइल ने अपनी प्लानिंग को चेंज कर दिया है और इजराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा उसको अब थोड़ा सा टाल दिया है और अब इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने नहीं होंगे बल्कि ईरान के सैन्य ठिकाने, और ईरान ने अपने जहां पर खुफिया ठिकाने बना रखे हैं इजराइल वहां पर हमला करेगा। इजराइल अब परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा क्योंकि इजराइल को डर है कि जिस तरह की खबरें हाल के दिनों में सामने आ रही हैं कि भूकंप आ रहा है और यह भूकंप कोई नेचुरल नहीं था। इजराइल को भी इस बात का डर सता रहा है कि ईरान ने शायद परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल धमकियां बड़ी बड़ी दे रहा है परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए, खुफिया ठिकानों पर हमला करने के लिए उसको बहुत भारी भरकम हथियार चाहिए हैं। बंकर बस्टर बमों का जो इस्तेमाल किया था लेबनान के अंदर, उन बंकर बस्टर बमों को ले जाने के लिए भी बड़े बड़े ताकतवर लड़ाकू विमान चाहिए हैं और ये लड़ाकू विमान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है। बिना अमेरिका की मदद से इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। लास्ट रिपोर्ट में भी आपको बताया था, सूची में जो लिस्ट तैयार की है इजराइल ने उसमें राष्ट्रपति भवन भी है जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, आयतुल्लाह खामेनी जहां पर रहते हैं, इजराइल की लिस्ट में वो भी है, वहां पर भी हमला करेगा इजराइल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका के बिना इजराइल ये सब कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े लड़ाकू विमान चाहिए होंगे भारी भरकम बमों को उठाने के लिए और अमेरिका के बिना इजराइल ये नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करवाने के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि रूस भी वहां पर पहुंच जाएगा और फिर उत्तर कोरिया जैसे देश भी और कुछ अरब देश भी हो सकता है कि फिर ईरान के साथ आ जाए। दोस्तों, बरसी थी कल 7 अक्टूबर था, आपको मालूम है हमले की, हमास ने जो हमला किया था। इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश हुई कल शाम के वक्त में, जब उस बरसी के मौके पर जिन लोगों की मौत हुई थी इजराइल के यहूदी, उनको याद करते हुए शोक मना रहे थे। अचानक से सैकड़ों शहरों में सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। रॉकेट और मिसाइल हमले शुरू हुए इजराइल के ऊपर। लेबनान से भी रॉकेट लॉन्च किए गए, गाजा से भी रॉकेट लॉन्च किए गए और साथ ही साथ यमन के हुतीज ने भी मिसाइल हमले किए हैं। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें लॉन्च की थी उसी तरीके से यमन के हुतीज ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक झड़ी लगाई, बारिश डाल। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही है कि हमने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की तरफ से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी, लेकिन इजराइल तक पहुंचने से पहले ही उनको इजराइल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो लंबी दूरी की मिसाइलों को आने से रोकता है, उसने ही मार गिराया। आयरन डोम की जरूरत भी नहीं पड़ी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमारा ये एरो डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि हमारे एयर स्पेस से बाहर भी कोई मिसाइल होती है उसको भी ये एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराता है। फिलहाल हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें आ रही थी उसके चलते हुए पूरे देश के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए और जो लोग शोक मना रहे थे वो लोग बंकरों में जाकर छिप गए। उधर 7 अक्टूबर की बरसी के मौके पर
हमास ने एक बड़ा दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी के अंदर तकरीबन 10 इजरायली सैनिकों को मारा और घायल किया। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के एक प्रेस बयान के मुताबिक एंटी कार्बिक बमों का इस्तेमाल करके उन्होंने इजराइल के 10 सैनिकों को मारा और घायल किया। साथ ही साथ हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने यह भी दावा किया कि उन्होंने यासीन 105 मिसाइल का इस्तेमाल करके इजरायली वाहनों को भी निशाना बनाया। तो कह सकते हैं कि एक साल पूरा होने के बाद भी अभी भी हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इजराइल की एक वेबसाइट है जिसका नाम है वाला वेबसाइट, उसने कहा कि लेबनान की तरफ से इजराइल के हाइफा पर तकरीबन 100 रॉकेट दागे गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हाइफा पर लेबनान की तरफ से यह भारी बमबारी युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी बमबारी है जिसमें बार बार रॉकेट दागे गए। तो हिजबुल्लाह बमबारी और रॉकेटबाजी तो कर रहा है जहां तक उसका बस चल रहा है, हार कर चुप होकर बैठा नहीं है। लेबनान के अंदर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है, जिसके चलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए समुद्र का रास्ता चुना है और तकरीबन 2000 तुर्की के लोगों को तुर्की की सरकार समुद्र के रास्ते अपने देश के अंदर वापस लेकर आएगी लेबनान से। हिजबुल्लाह के डिप्टी एसजी नईम कासिम कहते हैं कि हम दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, मिसाइलों और ड्रोन की रेंज बढ़ा रहे हैं और जब हम अपने प्लान के मुताबिक तय कर लेंगे तो उस जगह पर हमला कर देंगे। सभी को आश्वस्त करें कि हमारी क्षमताएं ठीक हैं और दुश्मन जो हमारी क्षमताओं के सीमित होने के बारे में कहता है वह एक भ्रम और झूठ है। इजराइल कहता है ना लगातार कि हमने हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म कर दिया है, हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा यह सिर्फ और सिर्फ झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। हमारी ताकत वैसी की वैसी है और हम जहां चाहें वहां पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह की एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है राडवान यूनिट। उसने कहा है कि हम चेतावनी देते हैं कि सभी कब्जा करने वाले, चाहे वो इजरायली सैनिक हो या वाशिंदे, वो सभी के सब हमारे निशाने पर हैं। हिजबुल्लाह वैसे अभी तक इजराइल के वाशिंदों को नहीं मार रहा था जो आम नागरिक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब चाहे कोई भी हो, सब हमारे निशाने पर हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से कहते हैं कि देखिए इजराइल रुकने वाला नहीं है, इजराइल ऐसे नहीं रुकेगा। उन्होंने सभी इस्लामिक देशों से कहा कि आप सभी लोग एक गठबंधन बनाएं, सभी इस्लामिक देश एक गठबंधन बनाकर इजराइल को रोकने की कोशिश करें। ओआईसी नाम का एक संगठन बना हुआ है, तो और कितने संगठन बनाए जाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति इस तरह के बयान हजारों बार दे चुके हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इनके इस बड़बोले बयानों को लेकर क्या कहता है। मीडिया कहता है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत बड़ा हमला बोला है, ये किया है, वो किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने इसी बयान में नेतन्याहू को गाजा का कसाई बताया, जो कि उनको हजारों बार बता चुके हैं। हिटलर से उनको कंपेयर कर दिया, ये भी हजारों बार कर चुके हैं। बस इसी तरह के बड़बोली बातें तुर्की की तरफ से की जा रही है। नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा है कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें सीज फायर की बात शामिल हो। ईरान की सेना ने एक बार फिर कई सारे देशों को धमकी दी है, खासकर अरब के देशों को। ईरान ने कहा है कि कई सारे देश इस बात का ऐलान कर चुके हैं वे किसी तरह से इजराइल की मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, इजराइल की मदद करते हैं, तो उन्हें भारी झटका सहना पड़ेगा। ईरान की ये चेतावनी यूरोपीय देशों के लिए नहीं है, बल्कि आसपास के जो अरबी देश हैं, मुस्लिम देश, उनको चेतावनी है ईरान की। जॉर्डन ने एक बार फिर से कहा है कि हम इजराइल को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो उसको इन सभी मुस्लिम देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।